हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुके हैं और चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स। आज हमारी एनर्जी थोड़ा डाउन लग रही है बिकॉज कल वैक्सीन लगवा के आए हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें दिया है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो होता क्या है। पावर ऑफ लेंस बताना है क्या होता है और इसकी ऐसा यूनिट बतानी है क्या होती है। तो पावर के बारे में हम लिखेंगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस बाय विच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट बीम। एक लाइट बीम को कन्वर्ज करने की जो क्षमता है, की जो एबिलिटी है, उसे कहा जाता है पावर ऑफ द लेंस। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा या उतना ही ज़्यादा वो लाइट बीम को डाइवर्ज करने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज स्लैश डाइवर्ज लाइट रेज is called power of lens। लेंस की पावर उसे कहा जाता है। लेंस की पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। यहाँ पे f जो है आपको साइन के साथ पुट करनी है। यदि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ आप लिखेंगे पॉजिटिव, गिवन दैट द सराउंडिंग्स refractive index is less than the refractive index of the material of the lens। तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव आएगा और उसकी पावर जो है वो भी पॉजिटिव आपको मिलने वाली है। और एक कॉनकेव लेंस का सेम सर्कमस्टेंसेज में जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, हम कह सकते हैं पावर भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट देखना है आपको, ऐसा यूनिट जो है बेटा वो होता है डायोप्टर, वो होता है डायोप्टर। और ऐसा यूनिट आपको तब मिलेगा जब आप फोकल लेंथ को भी ऐसा यूनिट में रखेंगे, यानी कि मीटर में रखेंगे, तो आपको डायोप्टर में आंसर मिलने वाला है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इन मीटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये आपको पावर का फॉर्मूला मिल जाता है डायोप्टर में, ठीक। और आप चाहें तो एक डायग्राम भी बना सकते हैं कंपेयर करने के लिए, कि मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल लाइट रे है, एक पैरेलल लाइट बीम है बेसिकली, और ये जो है ये कन्वर्ज कर देता है इस लाइट बीम को यहाँ पर, इस लाइट बीम को यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक। और मैं एक दूसरा लेंस लेता हूँ जो पैरेलल लाइट बीम को क्या करता है, और भी ज़्यादा और भी पहले जो है कन्वर्ज कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो लेंस है इसने भी कन्वर्ज किया है, इस लेंस है इसने भी कन्वर्ज किया है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट से कन्वर्ज किसने किया है, हम कह सकते हैं इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा अमाउंट से कन्वर्ज यहाँ पे कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ इसका पावर ज़्यादा होगा, इसका पावर कम होगा, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। और आप इसे फोकल लेंथ से भी बता सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है, हेंस उसका जो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का वो पावर होती है। तो इसका फोकल लेंथ कम, पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा, पावर कम। तो समझ गए हाँ सर, पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है और क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो समझ गए कि यहाँ पे लिख देंगे कि इसका पावर P1 और इसका पावर P2 है, सो पावर P1 इज लेस देन पावर P2। ऐसे ही डाइवर्जिंग के लिए भी हम ये बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, उसका पावर का मैग्नीट्यूड जो है उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो समझ गए, सारी बातें जो हैं आपको पावर में लिख के आनी है और ये भी देखना है कि कितने मार्क्स का सवाल है। यदि यही सवाल जो है 3 मार्क्स का है तो आपको एक पूरी डिटेल लिखनी है। और आप यहाँ पे और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जो मैंने बात बताई थी कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है तो वहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, और डाइवर्जिंग लेंस है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। वो सारी बातें यहाँ पे लिख के आएंगे यदि 3 नंबर से ज़्यादा का सवाल है तो। और यदि 2 या 1 नंबर का सवाल है तो आप इसे शॉर्ट में ही निपटा सकते हैं, एग्जाम्पल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टाइम बचता है तो आप सब कुछ लिख के आएँ, टाइम नहीं है तो आप कम लिखें, ठीक है।
उसी हिसाब से इसको तवज्जो देनी है जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको एक कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको इमर्ज किया जाता है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो यहां पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट इफ किसी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो आप चाहें तो यहां वर्ड्स बढ़ाने के लिए भी लिख सकते हैं, म्यू लेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि म्यू लेंस का मतलब क्या है। म्यू लेंस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू सराउंडिंग का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जब भी आपसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सारी जो चीज़ें हैं जो आप लिख रहे हैं फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन भी करनी है। आपको समझना है कि ये जो एक चेक करने वाला है कॉपी, वो एकदम बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है कि म्यू क्या होता है। तो आप हर चीज़ डिफाइन करके आएंगे। दूसरी बात, आप कभी भी एक्रोनिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI ना लिखें। यदि मैंने भी बोर्ड पे लिख दिया है, बिकॉज मेरी आदत है ऐसे एक्रोनिम्स लिखने की, तब भी आप ना लिखें इसको कि मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को REFR लिख दिया है, लेकिन आप इसको कंप्लीट पूरा वर्ड लिख के आइए, ठीक है। तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यदि ये कंडीशन होती है तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है नॉर्मल एयर में, वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। So as we know that if lens का refractive index is less than surrounding का refractive index, then the nature of lens invert का मतलब है कि वो पलट जाता है। यदि कि कन्वर्जिंग लेंस है एयर में तो वो इस लिक्विड में इस तरह की कंडीशन में डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। तो एक कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, हेंस कॉनकेव लेंस विल बिहेव, कॉनकेव करते हैं डाइवर्जिंग, लेकिन ये आप करेगा कन्वर्जिंग बिहेवियर शो, कन्वर्जिंग बिहेवियर वो शो करेगा, यानी कि एक पैरेलल लाइट बीम को ऐसे एक पॉइंट पर लाके मिला देगा। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें दिया है कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और जिसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया हुआ है, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.25 है, और सराउंडिंग जिसमें इसको रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, 1.33। तो आपसे पूछा गया है कि ये लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा या डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। तो हम ये बात जानते हैं, पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था कि इफ, पूरी बातें जो पिछले सवाल में लिखी थी वो आपको यहाँ पे उतारनी है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस is less than refractive index of surrounding, then nature of lens inverts कि जो पलट जाता है, जो नेचर होता है, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस यदि एयर में होते तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अब इस सराउंडिंग में वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस converging lens, hence this lens will behave as diverging lens। तो ये सवाल हमारा साथ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में दिया है हमें कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है और बाहर वाटर रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो कैसे बिहेव करने वाला है। कुछ ऐसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है 1.33, अनलाइक द अदर क्वेश्चंस वी हैव डन इन द पास्ट। तो पहले जो 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो कम था। देख सकते हैं यहाँ 1.25 था, ये 1.33 था। अब की बार ये 1.5 है, ये 1.33 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। क्या लिखेंगे? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ज़्यादा है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। पूरी लाइन यहाँ पे लिख के आएंगे। इन दोनों वेरिएबल्स का मतलब, इन दोनों क्वांटिटीज का मतलब भी आप यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे हेंस देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन बिहेवियर, नो चेंज इन बिहेवियर। तो इसका मतलब एक बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा, तो हम आंसर लिख देंगे कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करेगा। ठीक, चाहे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसका, कि यानी कि आपके पास यदि पैरेलल लाइट रेज आ जाती हैं इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में तो वो ऐसे कन्वर्ज होने वाली हैं। और इससे पहले जो हमने सवाल किया था इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसका मतलब यदि एक पैरेलल बीम आ भी गया यहाँ पे तो वो डाइवर्ज हो जाएगा इस तरीके से, डाइवर्ज जो है वो हो जाता है। ये बाद में आप डायग्राम बना सकते हैं ये कंक्लूजन लिख के। और इससे पहले सवाल में भी आप ये कर सकते हैं कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक कॉनकेव लेंस है और एक पैरेलल लाइट यदि आती है तो वो कन्वर्ज होने वाली है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन के बाद ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको प्लेस किया जाता है एक प्लेन मिरर के साथ, प्लेन मिरर के साथ एक कॉन्वेक्स लेंस को मिला दिया जाता है। तो आप यहाँ पर डायग्राम बना देंगे कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके साथ हमने जोड़ दिया है एक प्लेन मिरर। और क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर। अब आपसे पूछा गया है कि एक्सिस ऑफ द कॉम्बिनेशन हैज इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो इमेज बनती है वो इमेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाती है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाती है। तो हमें बताना है फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी होने वाली है। तो यहाँ से मान लीजिए आप एक लाइट रे निकाल दीजिए। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड और या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे इमेज कहा जाता है। तो यहाँ से मैं एक लाइट रे बना रहा हूँ जो सीधी जा रही है, और सीधी क्योंकि जा रही है तो वो इसी डायरेक्शन में वापस लौट आएगी और इस तरीके से लौट जाने वाली है। एक लाइट रे मैं और बना रहा हूं यहां से यहां तक। अब ये लाइट रे बेटा यहां गई और उसके बाद इस लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो इस मिरर पे जाके टकराती है। और क्वेश्चन के मुताबिक जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी रास्ते से उसे लौटना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट अपना पाथ जो है रिपीट कर सकती है, रिवर्सिबिलिटी जो है उसकी वो फॉलो करती है। यानी कि लाइट को यदि वापस यहाँ पे जाना है तो इसी पाथ के थ्रू आना होगा। इसी पाथ के थ्रू गई है, इसी पाथ के थ्रू आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, तो यही इमेज बन रही होगी। अब लाइट यहाँ से जाए, मिरर से टकराए और वापस उसी रास्ते से चली जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि जब पॉसिबल हो सकता है कि जब मिरर पे जो लाइट है वो नॉर्मल जा रही हो,
बिकॉज मिरर की ये विशेषता होती है कि मिरर किसी भी एंगल पर लाइट आती है तो उसको दूसरे रास्ते से ही भेजता है, अनलेस एंड अनटिल यदि लाइट नॉर्मल आती है तभी वो वापस उसी पाथ से भेजता है मिरर। लेकिन यदि नॉर्मल इंसिडेंस के अलावा किसी और पाथ से लाइट यदि प्लेन मिरर पर गिरती है तो ये उसको दूसरी तरफ भेज देता है। ऐसे आई तो ऐसे भेज देगा, ऐसे आई तो ऐसे भेज देगा, लेकिन यदि सीधी आती है प्लेन मिरर पर तो वो सीधी उसे वापस भेज देता है। तो इसका मतलब ये तभी ट्रू हो सकता है जब यहाँ से लाइट जो है पैरेलल गिरी हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी रास्ते इसको लौटा दिया गया हो, तभी यहाँ पर इमेज बन सकती है। ठीक, अब ये कैसे हो सकता है कि इस आपके प्लेन मिरर पे नॉर्मल लाइट पड़ी हो? वो तब हो सकता है कि जब हमारा ये जो लेंस है ये रिफ्रैक्शन के बाद इसको पैरेलल बना दे रहा हो। और हमारा लेंस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल कब बना सकता है? कि जब इस लेंस के फोकस पर हमारी लाइट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है रहा हो। तो मैं कह सकता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इमेज जो है वो इसी पॉइंट पर बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कांटेक्ट में है एक प्लेन मिरर के। तो एक यहाँ पे प्लेन मिरर हम बना देते हैं और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस जो है हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन में दिया है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोइंसाइड करती है। तो आपको बताना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती हैं, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्रैक्ट होती है, और ऐसा 3 बार बेंड होने के बाद क्या होता है कि यहीं इसी पॉइंट पर इमेज बन जाती है। तो बताइए फोकल लेंथ इसकी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं, जब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं, तो आप ध्यान रखना कि आपको ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन तीनों के 3 बार फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये एनालिटिकल है, आपको एनालिसिस करना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाली है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यदि लाइट का पाथ जो है, लाइट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर दी जाती है तो वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ को फॉलो करती है। ध्यान रखना कि लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि यदि लाइट के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, लाइट की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, यदि उसे पलट दिया जाए तो जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापस लौट जाती है। जिस रास्ते आई थी उस रास्ते लौट जाती है यदि इसका मुंडी घुमा दिया जाता है तो मान लीजिए एक लाइट रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है, तो उसका ना तो कोई रिफ्रैक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, यानी होगा भी तो इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाने वाली है। तो इस डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे या रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड कह सकते हैं, R1 जो है यहां से आ चुकी है। और एक लाइट रे मैं मान लेता हूं यहां से गई लेंस की तरफ, एक कन्वर्जिंग लेंस है ये, तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा कुछ इस तरीके से, और इस मिरर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इस लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और वापस इसी जगह पहुंचनी चाहिए। यानी कि हम क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं कि जिस रास्ते आई है ये पहला जो है इंस्टॉलमेंट हमारी ट्रैवल का या हमारी ट्रिप का ये पहला इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। लास्ट स्ट्रेच, लास्ट जो रास्ता है वो यही होना चाहिए, तभी लाइट लौट सकती है। अच्छा, अब क्या संभव है यहाँ पे कि जो रास्ता यहाँ से यहाँ आएगा वही रास्ता यहाँ से यहाँ होना चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि आप जब भी एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। आई और आर जो है आपस में बराबर होते हैं।
तो अब कितना भी कम या कितना भी ज्यादा एंगल कर दीजिए, लाइट को ये मोड़ देता है। ऐसे गई है तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे गई है तो ऐसे चली जाएगी। लेकिन एक इसमें स्पेशल केस होता है, यदि लाइट ऐसे जाती है तो इसी रास्ते से लौट आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 के बराबर हो जाता है। तो यदि मैं इस लाइट को ऐसे कर देता हूं तो लाइट इस मिरर से टकरा के वापस इसी रास्ते लौट जाएगी, और वापस यहां से यहां यदि पहुंच चुकी है तो यहां से यहां ही उसको आना है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइट को यदि वापस यहाँ आना है तो इस लेंस से निकलने के बाद उसको पैरेलल होना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू मीट एट O refracted light must go parallel to principal axis so that after reflection, जिससे वो रिफ्लेक्शन के बाद from plane mirror it can retrace its path। तो अपने पाथ को ये रिट्रेस कर सके इसलिए इसको पैरेलल ही जाना होगा। और लेंस से लाइट पैरेलल कब हो सकती है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि लाइट, ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है और यहाँ से निकलने वाली लाइट लेंस के पैरेलल निकल जाए, तो ये तभी संभव है कि जब इस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तभी हमारी लाइट जो है वो पैरेलल निकल जा रही है। पैरेलल निकलने के बाद वो टकरा रही है हमारे प्लेन मिरर से टकराने के बाद वो वापस इसी रास्ते लौट जा रही है और यहाँ पर ही इमेज बन रही है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये रे डायग्राम भी आपको बना के आना है, ठीक है। इस तरीके से रे डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फ्रॉम अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो एक ट्राइंगुलर प्रिज्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बेस है, इस बेस के सामने वाला एंगल जो है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एपेक्स एंगल भी इसे कहा जाता है। और यदि लाइट इस वाले फेस पर आकर गिरती है, नॉर्मल से एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से एक्सक्यूज मी, यहां से रिफ्रैक्ट होती है और वापस ऐसे निकल जाती है, बेस की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहां पर नॉर्मल से बनने वाला एंगल जो है E के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं कि डेविएशन जो होता है, यानी ओरिजिनल पाथ से वो कितना एंगल जो है डेविएट हो चुका है, ये डेल्टा कहते हैं इसे, और डेल्टा की वैल्यू होती है I प्लस E माइनस ए। इन जनरल I प्लस E माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल्टा डेविएशन, टोटल डेविएशन। लेकिन जब हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, कि कितना कम से कम डेविएशन हो, तो हम जब बात करते हैं डेल्टा मिनिमम की, फॉर डेल्टा मिनिमम I की जो वैल्यू है वो E के बराबर होनी चाहिए। I की जो वैल्यू है E के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए। तो 2I माइनस ए इसे लिखा जा सकता है, वही इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये आंसर आप इस तरह से लिख देंगे।